कर्ता की मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए रोजाना एक प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो इसमें भी आप लोग हमारे साथ जुड़कर जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते रहते हैं। तो ऐसे ही आज हम लोग पुनः 100 प्रश्नों को कवर करेंगे और आप भी साथ में कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते रहेंगे। तो चलिए देर न करते हुए लेते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न, सीरम कोलेस्ट्रॉल का स्तर इसके दौरान बढ़ जाता है। तो वो कौन सा है जिसके दौरान सीरम कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है? आंसर आपके स्क्रीन पर है, कमेंट करके आंसर को फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो चलिए देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, ए और बी बिल्कुल सही ऑप्शन थे, तो दोनों तो सही होगा नहीं, तो यहाँ पे डी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन सही होने के बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न पे। और दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें यूरेमिया की स्थिति किसके दौरान जो है उपस्थिति होती है? हाइपर फास्फेटीमिया है, उसके बाद हाइपोकैल्सीमिया है, उसके बाद फिर सी ऑप्शन में है हाइपोफास्फेटीमिया। अच्छा देखिए यहाँ पे आप लोग ये देख सोच रहे होंगे कि ए और सी दोनों एक ही है, नहीं तो यहाँ पे अलग है। देखिए पहले में हाइपर है और सी में हाइपो है, और अगला प्रश्न डी है, इसमें लिखा गया है हाइपोकेलिमिया। तो फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हाइपर फास्फेटीमिया जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। और अगले प्रश्न में कि गैमेक्सीन निम्नलिखित में से किसके उपचार हेतु उपयोग किया जाता है? गैमेक्सीन पहले आप लोग नाम सुने होंगे, तो ये गैमेक्सीन है, तो इस किसके उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है? तीसरा प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही होगा, कमेंट करके आप लोग बताइए फटाफट। तो ये इसके बीज जो होता है और पेंडिक्यूलोसिस जो है इसके उपचार में ये प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोनों के उपयोग में किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुक्राल फेट किसके उपचार हेतु उपयोग की जाती है? चौथा प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर में सुक्राल फेट का उपचार किया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि जिसमें पूछा गया है कि सिफेलोस्पोंजिस एंटीबायोटिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ऑप्शन को पढ़िए, थोड़ा लंबा ऑप्शन है, समय लगेगा, तो फटाफट बताइए कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें लिखा गया पहले ऑप्शन में ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के समूह में रखी जाती है, ये बिल्कुल सही है। अगला है ये बैक्टीरिसाइडल होती हैं, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की तुलना में ये व्यापक क्रियाशील एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलोएसिड एसिटिक ट्रांसएमिनेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फटाफट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इस प्रश्न का ऑप्शन बताएंगे, छठे नंबर का प्रश्न है, ये बताइए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे स्पार्टेड ट्रांसएमिनेज जो है ये इसमें जो है इसको अन्य नाम से जाना जाता है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे होता हुआ सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें है कि एक पदार्थ जो कि किसी व्यक्ति में प्रवेश कराया जाता है, ठीक, अगला है फिर वह किसी विशेष पदार्थ जिसको एंटीबॉडी कहा जाता है कि उत्पादन में उद्दीप्त करता है, तो वो क्या कहलाता है? तो उसको जो है एंटीजन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर का प्रश्न है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के दौरान इसके स्तर में बढ़ोतरी हो जाती है, तो क्या है जिसके स्तर में बढ़ोतरी हो जाती है? तो वो ए और बी दोनों हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, जिसमें स्पार्टेन और उसके बाद ट्रांसएमिनेज, फिर है एलेनिन ट्रांसएमिनेज, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न है कि जब किसी रोगी को डायूरेटिक औषधि दी जा रही हो तो नर्स को किस सावधानी को रखनी चाहिए? कौन सी सावधानी है जो नर्स को रखनी चाहिए जब रोगी को डायूरेटिक औषधियाँ दी जा रही हो? 9 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए आंसर को। तो यहाँ पे रोगी के जो है रक्त शर्करा तथा मूत्र शर्करा जांचनी चाहिए, यही जो है सबसे सावधानी रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सीरम ग्लूकाटाइन पाइरुविक और ट्रांसएमिनेज का दूसरा नाम क्या है? 10 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। यहाँ पे एलेनिन ट्रांसएमिनेज बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ेंगे हम लोग दूसरे प्रश्न पे। और दूसरा प्रश्न है कौन सी औषधि एंटासिड के रूप में काम आती है? एंटासिड के रूप में काम आने वाली औषधि कौन सी है? देखिए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। तो यहाँ पे सभी औषधियाँ इसके औषधि के रूप में काम में आती हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गई। नेक्स्ट है अगला प्रश्न ऑप्शन बी, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे ये सभी जो है इसमें काम के रूप में आती हैं। अगला प्रश्न है हाइपर थायराइडिज्म के दौरान किसका स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है? T4 का, T3 का, T6 का, या फिर ए और बी दोनों, यानी कि T4 और T3 दोनों का। 12 नंबर का प्रश्न आपका स्क्रीन पे है और कमेंट करके बताइए, ऑप्शन आपको दिख रहा है, फटाफट कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन T4 और T3 बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, टी लिपोसाइट द्वारा उत्पन्न होने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन सी है? तो ये तो हमारे ख्याल से रिपीटेड प्रश्न है, अगर हमारे जो भी पुराने स्टूडेंट या विद्यार्थी जुड़कर हमारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं उनको मालूम है ये पिछले प्रैक्टिस सेट में था। ठीक, तो बताइए फटाफट, वो लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन बिल्कुल सही, यहाँ पे सेल्यूलर या सेल मीडिएटिंग इम्यूनिटी जो है यही रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है टी लिपोसाइट द्वारा। ठीक, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं और इसमें मूत्र मार्ग संक्रमण जिसको यूटीआई के उपचार हेतु सबसे अधिक एंटीबायोटिक मानी जाती है वो कौन सी है? तो वो ए और बी दोनों है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं, रोधिल लाइपेज का स्तर किसके दौरान बढ़ जाता है? 15 नंबर का प्रश्न है, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ए और बी दोनों सही। ये पेप्टिक अल्सर और पैंक्रियाटाइटिस के दौरान इसका जो है रोधिल लाइपेज का स्तर बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं और इस प्रश्न में है कि एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स का उत्पादन कौन सी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है?
बहुत अच्छा प्रश्न है, 16 नंबर का प्रश्न है। कमेंट करके आप लोग आंसर को बता दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फटाफट सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए कंजूसी बिल्कुल नहीं, आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को और इसका आंसर भी साथ साथ दीजिए कमेंट बॉक्स में। 16 नंबर का प्रश्न ऑप्शन सी बिल्कुल सही। यहाँ पे भी लिम्फोसाइट जो होता है वही एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स के उत्पादन में सी लिम्फो जो होती है वो लिम्फोसाइट के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कौन से रोग की स्थिति में ग्लूकोकार्टिकोड्स थेरेपी लागू होती है। चलिए 17 नंबर का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जैसे क्रोनिकल एड्रीनल एड्रीनल है, उसके बाद एनसिफेसियंसी, उसके बाद ब्रोंकियल अस्थमा, अंग प्रत्यारोपण, मिग्राफन, अस्वाभिकृति का रोकना। नेक्स्ट उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगले प्रश्न में पूछा गया कि रुधिर का आयतन जो होता है वो हमारे शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 18 नंबर का प्रश्न ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन। 7 से 9% तक हमारे बॉडी के वजन का ब्लड जो होता है वो इसका आयतन होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किन कोशिकाओं में जो है फैगोसाइटिक क्रिया पाई जाती है। 19 नंबर का प्रश्न है, फैगोसाइटिक क्रिया किन कोशिकाओं के माध्यम में या किन कोशिकाओं में पाई जाती है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हो जाएगा, जिसमें न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स दोनों में ये पाई जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सेप्टोमाइसिन मुख द्वारा नहीं देनी चाहिए बल्कि इंजेक्शन के द्वारा देनी चाहिए, ऐसा क्यों होता है। तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है और ये पुराने प्रैक्टिस सेट मतलब कि इसके पहले का प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग हमारे साथ मिलकर सॉल्व किए होंगे तो आपको मालूम है ऐसा क्यों करना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मुख में देने से इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी कि मुंह में यह प्रभावी नहीं होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, या मुंह में देने से अप्रभावी नहीं होती है, इसको भी कह सकते हैं, या मुंह में देने से अवशोषित नहीं होती है, ये भी कह सकते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वैसे अवशोषित यहाँ पे डी ऑप्शन ही आप लोग मारिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न है कि मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है। ये हमारा मनोविज्ञान का क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए फटाफट कि मानव की वृद्धि जो होती है और विकास जो होता है किस सिद्धांत पर आधारित होता है। 21 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी, जिसमें विकास की दर का सिद्धांत भी इसमें शामिल है, परस्पर संबंध का सिद्धांत भी शामिल है और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत भी इसमें शामिल हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में, किस देश में बुद्धि परीक्षण का आर्मी अल्फा टेस्ट तैयार किया जाता है। आर्मी अल्फा टेस्ट जो है बुद्धि के परीक्षण में किस में तैयार किया जाता है। भारत में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या फिर अमेरिका में। बहुत अच्छा प्रश्न मनोविज्ञानिक जो है मनोविज्ञान से लिया गया है ये। इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अमेरिका में इसका परीक्षण तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है कि जब किसी बच्चे की मेंटल आयु एवं क्रोनोलॉजिकल आयु समान होती है तब इसका आईक्यू जो होता है वो कितना होता है। 90 होता है, 100 होता है, 110 होता है, 120 होता है। वैसे बात करते हैं सामान्य बालक की, तो सामान्य बालक की 90 से लेकर के 110 तक होती है। ये सामान्य बालक का जो है आईक्यू लेवल है। लेकिन यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल आयु के विषय में पूछा गया है, वही मेंटल आयु का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा 23 का, वो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन 100 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, सब ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, वसा के संदर्भ में असत्य यानी गलत को बताना है। जैसे ये ताप नियंत्रक होते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में इनकी कम ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन है और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा जो होती है उसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि इसमें वसा में जो होती है उसमें 9 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहीं से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलेंगे, बेडाल टेस्ट यानी बेडाल परीक्षण के विषय में पूछा गया है। इसका उपयोग किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। 25 नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। सिफिलिस के लिए इसका प्रयोग BDRL बेडाल इसको कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, वसा के किस कारण से अधिक ऊर्जा का संचय होता है। तो देखिए अभी ऊपर के प्रश्नों में मैंने बता ही दिया कि वसा में जो है 9 किलो कैलोरी 100 ग्राम जो है वसा में प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि वसा में किस कारण से अधिक ऊर्जा संचय होता है। तो इसका कारण जो है वो कारण है जल की कमी के कारण, इसमें जल की कमी होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। ये भी जी प्रश्न है, ये तो आप लोग को मालूम है, फैक्ट है बिल्कुल। यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1982 में जो है मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करके बिल्कुल रख ले नोटबुक में। जो है जो प्रश्न हमारे द्वारा नोटबुक में नोट कराया जा रहा है, इसको आप लोग परीक्षा के 2 दिन पहले अगर रिपीट कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला होगा। चलिए बताइए फटाफट 28 नंबर का प्रश्न, कौन कार्बनिक दीर्घ पोषक तत्व है। तो यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट जो है यही कार्बनिक दीर्घ पोषक तत्व के रूप में माना जाता है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और 25 नंबर का प्रश्न है, ये थोड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है, इसको आप लोग आराम से पढ़ेंगे और ऑप्शन भी नीचे दिया गया है, पढ़िए और ऑप्शन को बताइए। चलिए क्वेश्चन को हम ही पर देते हैं। इसमें पूछा गया है कि रुधिर हीमोग्लोबिन के स्तर की तुलना में लव के स्तर के मापन हेतु कुछ विशिष्ट सूचकांक जैसे सीरम फेरिटिन या ट्रांसफेरिन ग्राही को आमतौर पर अधिक विश्वसनीय संकेत क्यों माना जाता है। तो इसको जो माना जाता है वो भी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन, क्योंकि ये रुधिर हीमोग्लोबिन का स्तर जो है कई अन्य कारकों और रोगों के प्रतिक्रिया दर्शा सकता है, जैसे सीसा विषाक्तता, गंभीर रोग आदि। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही था इसका। ठीक, अगला प्रश्न है और इसमें है कि कौन सा परीक्षण ट्यूबरकुलिन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट के नाम से जाना जाने वाला कौन सा परीक्षण है। तो इस परीक्षण का नाम है मोनोटेक्स परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, स्टेरिलाइजेशन तकनीकी जिसको हॉट एयर ओवन एवं ऑटोक्लेव की खोज किस व्यक्ति ने की थी, इस विषय में बताना है।
तो यहाँ पे लुई पाश्चर के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, ओ माफ कीजिए, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। डी पर जो है ऑप्शन में टिक मार रहा हूँ, लेकिन बी मुंह से निकल रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके तुरंत सूचित कर दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहते हैं? तो ये जो संचित रहते हैं वो वसा के रूप में संचित रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, माता पिता की नकारात्मक मनोवृत्ति के कारण बालक में लक्ष्य पर नहीं पहुंचने से उत्पन्न कुंठा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको जो रखा जाता है वो परावरणीय कुंठा में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि ज्ञान का जो है अर्जन करने की क्षमता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कथन है जो कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। तो ये जो है एक मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है। मनोवैज्ञानिक के नाम ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, जो कि गार्डन का है, गांटन का है, और उसके बाद फिर वुडवर्थ का है, वुड का है, या फिर टर्मन का है। तो ये जो है कथन आपका वुड का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है? यानी कि शरीर की जो वृद्धि होती है या नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व की बात करते हैं तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे प्रोटीन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने वर्ष की आयु तक विकसित होती है? तो ये जो विकसित होती है वो आपका 36 नंबर का प्रश्न 18 वर्ष तक की होती है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो शरीर में जो ऊर्जा का स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा ये थोड़ा लंबा प्रश्न है। इसमें पूछा गया कुछ जैव रासायनिक जैसे प्लाज्मा व सीरम सूचकांक संक्रमण या शोध की स्थिति में सूक्ष्म पोषकों के स्तर के विषय में भ्रामक परिणाम दे सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? 38 नंबर का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जैसे क्योंकि डी देखिए, क्योंकि एक तीव्र प्रावस्था प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर ऊतक विवरण में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, इसी कारण से ये भ्रामक परिणाम दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया कि जिस विधि से किसी वस्तु को सभी जीवाणुओं से मुक्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको जो कहा जाता है वो है ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन के नाम से उसे जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण है, थकान है, प्रेरणा है, सीखने की विधि है, सीखने की इच्छा है और परिपक्वता है। इनमें पूछा गया किसको किसको प्रभावित करती है ये वातावरण? तो ये स्मृति को, अधिगम को, बुद्धि को या फिर प्रेरणा को? तो ये जो प्रभावित करती है वो अधिगम को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, सिक्रीटिन हार्मोन पाचन तंत्र के दौरान कौन से भाग से स्रावित होती है? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, ये छोटी आंत से स्रावित होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे का सबसे अधिक अवशोषण किस अंग में होता है? तो लोहे का अवशोषण सबसे अधिक जो होता है वो छोटी आंत से हमारी होती है, और सबसे अधिक हमारे द्वारा जो भोजन किया जाता है या कुछ भी जो खाया पिया जाता है वो सबसे अधिक हमारी छोटी आंत में ही इसका पाचन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी पेशी जो है सार्टोरियस पेशी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मनुष्य की अक्ल दाढ़ी कौन सी है? अक्ल दाढ़ कौन सी है? प्रथम मोलर, द्वितीय मोलर, प्रथम इंसाइजर या फिर तृतीय केनाइन? अच्छा, ये दांतों की बात किया गया है यहाँ पे, मोलर, इंसाइजर और केनाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे तृतीय मोलर जो है यही जो है अक्ल की दाढ़ होती है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसी संक्रमण के तृतीय मोलर। ठीक, अगला है, किसी संक्रमण के प्रभाव शरीर पर ना दिखने की अवस्था को क्या कहते हैं? यानी कि संक्रमण के प्रभाव अगर शरीर पर नहीं दिख रहे हैं तो उस अवस्था को क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग इनएपरेंट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका यानी ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई संक्रमण शरीर के किसी भाग में सीमित हो तो क्या कहलाता है? 46 नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फोकल संक्रमण के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न, बेटार परीक्षण का पूरा नाम क्या है? अच्छा, बेटार परीक्षण तो हमने पहले देखा कि किसके लिए ये होता है, लेकिन इसमें पूछा गया कि बेटार परीक्षण का पूरा नाम क्या है? BDRL का पूरा नाम बताना है इसमें। तो इसमें BDR का पूरा नाम जो है वो बेनेरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस गर्भ निरोधक की असफलता की दर सबसे अधिक है? यानी कि यहाँ पे वो कौन सी गर्भ निरोधक है जो असफल हो जाती है सबसे अधिक मात्रा में? तो वो आपका कैलेंडर विधि है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगर आप कैलेंडर के देखकर काम करते हैं तो वहाँ पे ये सबसे अधिक जो है असफल हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से कारक फेफड़े के कैंसर का मुख्य कारक है, मुख्य कारण है? फेफड़े के कैंसर किसके कारण सबसे अधिक होता है? तो फेफड़े के कारण सिगरेट पीने से सबसे अधिक आता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इजी प्रश्न था। अगला है, टिनिन योम नेबुलिन निम्न में से किससे संबंधित है? चलिए फटाफट आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर। टिनिन तथा नेबुलिन किससे संबंधित है? पेशी से, वृक्क से, केशरुक से, नेत्र से? तो ये जो संबंधित है वो संबंधित है आपका पेशियों से। ऑप्शन नंबर पहला है बिल्कुल सही ऑप्शन, पेशियों से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अंग से स्टेंसन नलिका निकलती है? जठर ग्रंथि से, लार ग्रंथि से, वलकुट से या फिर प्रमस्तिष्क से? तो ये लार ग्रंथि से निकलती है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लूटियस पेशी किस अस्थि से जुड़ी होती है? तो ये जो जुड़ी होती है वो पहला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए, इस्चियम से जुड़ी होती है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे होगा, पहला नहीं, एक मिनट पहला, हाँ जो है यहाँ पे पहला ही सही होगा, कामिक्स से जुड़ी होती है। ठीक, 1 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक रोगी के अस्पताल में रुकने के दौरान प्राप्त होने वाला संक्रमण क्या कहलाता है? जैसे आप मान लीजिए
कोई रोगी को लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं और उसी हॉस्पिटल में उस रोगी को कोई संक्रमण हो जाता है, तो उस दौरान उस संक्रमण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे उसको नोजोकोमियल संक्रमण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है इन्हें प्रिंट इन्फेक्शन को यह भी कह सकते हैं। अच्छा, ये अभी हम लोग थोड़ा ऊपर के प्रश्नों में देखें कि इन एप्रेंट्स इन्फेक्शन जो होता है ये हमारे बॉडी में इन्फेक्शन तो हो जाता है लेकिन हमको एहसास नहीं होता है, तो इसको हम लोग किस संक्रमण मतलब किस अन्य नाम से भी जान सकते हैं? तो इसमें हम लोग सब क्लिनिकल संक्रमण के नाम से इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है बिडाल परीक्षण किसकी जाँच के लिए किया जाता है? तो ये तो अभी पूरा नाम देखे थे, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, बस यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है थोड़ा बदलाव करके दिया गया है। तो ये जो होता है टाइफाइड के लिए होता है बिडाल पेस्ट टेस्ट। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। बिडाल परीक्षण कहे, बिडाल टेस्ट कहे, बिडाल जांच कहे, कुछ भी कहे, तो टाइफाइड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पीलिया रोग की खराबी को से हो सकता है, यानी कि कौन सा अंग पीलिया रोग में प्रभावित होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, जो यकृत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी परिस्थिति में EMTP की जा सकती है? तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे उपरोक्त सभी, जैसे यदि मनचाहा गर्भ हो, यदि बलपूर्वक सेक्स का केस हो, या यदि गर्भावस्था के कारण माता को जीवन का खतरा हो, तो ये सभी जो होती हैं उस स्थिति में EMTP की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ये एक प्रकार से जांच होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा से होकर नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ये अच्छा प्रश्न है। तो मैंने पहले ही बता दिया, ये प्लेसेंटा जो होता है ये माता और जो गर्भस्थ शिशु होती हैं उन दोनों के बीच का संबंध होता है। इन्हीं प्लेसेंटा के माध्यम से ही जो गर्भ में शिशु होता है या बच्चा जो होता है उसको जो है पोषक तत्व या उसके एनर्जी जो है प्राप्त होती है, ठीक। तो उसको जो है हम लोग इम्यूनोग्लोबिन जो है जी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निमोनिया को उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा होता है? तो उस जीव का नाम है ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रेडियस अल्ना और कलाई की अस्थि के मध्य किस प्रकार की संधि पाई जाती है? यहाँ पे देखिए हड्डियों के जोड़ को संधि कहा जाता है। तो यहाँ पे रेडियस अल्ना और कलाई, देखिए ये तीनों जो है रेडियस अल्ना और कलाई जो है सभी हाथ की हड्डियाँ होती हैं। इसके अस्थियों को जो अस्थि यानी कि जो जोड़ होता है उसको कौन सी संधि के नाम से जाना जाता है? तो उस संधि का नाम है विपर्सी संधि। ऑप्शन नंबर पहला है बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है गर्भरोधक उपाय जो कि निषेचित अंडे को गर्भाशय से जुड़ने से रोकता है, वो कौन सा होता है? तो वो ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है कौन सी सीमित स्वास्थ्य समिति जो है, कौन सी समिति है जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण व विकास समिति के नाम से भी जानी जाती है? तो यहाँ पे ये भोर समिति है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान कौन सी एंटी मलेरियल औषधि विरोधाभास प्रकट करती है? एंटी मलेरियल की बात किया गया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, जो प्रेमाक्विन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है DMPA का पूरा नाम क्या है? DMPA का पूरा नाम, तो इसमें डिमोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कूपिका भित्ति की क्षतिग्रस्त होने पर कौन से रोग का प्रमुख लक्षण है? यानी कि कूपिका भित्ति जो है जब ये क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उस समय इसका जो लक्षण होगा रोग का वो कौन सा लक्षण है? दमा का है, श्वासनी शोथ का है, या फिर इम्फाइसीमा का है, या फिर कैंसर का होगा? तो इसमें ये जो लक्षण है इम्फाइसीमा का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? अच्छा प्रश्न है। तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है डायूरेटिक्स क्या होते हैं? मूत्र को कम करने वाले होते हैं, मूत्र ज़्यादा करने वाले होते हैं, रक्तचाप को बढ़ाने वाले होते हैं, या यूरिया को कम करने वाले होते हैं? तो डायूरेटिक्स के विषय में पूछा गया है, तो ये जो होते हैं ये मूत्र को कम करने वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है किस रोग के निदान हेतु बिडाल परीक्षण किया जाता है? देखिए ये बार बार क्वेश्चन मिल रहा है, तो इंपॉर्टेंट इनको आप लोग इंपॉर्टेंट में लिख लेंगे, ठीक। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिडाल टेस्ट जो किया जाता है वो आपका STD के लिए किया जाता है। एक मिनट, BDRL लिखा गया है, बिडाल नहीं है, BDRL STD के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है 5%। अच्छा, आप लोग की क्या राय है इस प्रश्न का कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। इसमें 5% डेक्सट्रोस है, तो इसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक दवा कौन सी है? यानी कि TB के लिए जो दवा है वो कौन सी दवा है? तो वो जो दवा यहाँ पे सभी हो जाएंगी, जैसे आइसोनाइजिड भी है, रिफेम्पिन भी है, और इथेम्बुटोल भी होगा। ऑप्शन नंबर डी ये सभी दवाएं जो है ट्यूबरकुलोसिस के लिए उपयोगी होती हैं। अगला प्रश्न है कि लिप्स लूप एक क्या है? तो लिप्स लूप एक जो है वो महिला गर्भ निरोधक उपाय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है लगभग 25% मात्र मृत्यु किस कारण से होती है? चलिए फटाफट आप लोग बताइए, बहुत देर हो गया, आप लोग कोई कमेंट नहीं किए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले फटाफट, जितने भी स्टूडेंट